हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में बताया था, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर क्या होता है, और आज हम लोग उसके टाइप्स के बारे में वर्णन करेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लें पहले। एंजाइटी इज़ अ नॉर्मल रिएक्शन टू स्ट्रेस एंड कैन बी बेनिफिशियल इन सम सिचुएशंस। हम लोग कहते हैं कि चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंता बहुत घातक होता है हमारे मन हमारे शरीर के लिए, परंतु ऐसी बात नहीं है। कभी कभी वो बेनिफिशियल भी होता है, क्योंकि बिना किसी चिंता के हम लोग किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक नहीं पहुंच पाते हैं। हम लोग को अलर्ट भी रखता है वो। इट कैन अलर्ट अस टू डेंजर्स एंड हेल्प अस प्रिपेयर एंड पे अटेंशन। हम लोग को वो अलर्ट करता है आगे के डेंजर्स के लिए, क्योंकि हम लोग जब हम लोग सोचते हैं कि आगे क्या हो सकता है, तो हम लोग पहले से उसके लिए प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, और उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं, अटेंशन पे करते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर्स डिफ़र फ्रॉम नॉर्मल फीलिंग्स ऑफ नर्वसनेस। जैसे कि इसको एंजाइटी अगर चिंता हम कहें तो इसको पॉजिटिव सेंस में हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यदि चिंता एक डिसऑर्डर के रूप में आती है, विकृति के रूप में आती है, तो फिर वो नॉर्मल फीलिंग ऑफ नर्वसनेस से अलग हो जाता है। और एंक्शसनेस एंड इन्वॉल्व एक्सेसिव फियर और एंजाइटी, यानी कि किसी भी चीज़ का अति होना गलत होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग चिंता करते हैं, एक पॉजिटिव वे में करते हैं, अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए करते हैं, आगे के भविष्य के लिए करते हैं, सोचते हैं, तो वो और चिंता करते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं, उसका रास्ता निकाल के, सॉल्यूशन निकाल के, तो तब तक वो नॉर्मल रहता है, वो पॉजिटिव साइड का है। लेकिन अगर वो एंजाइटी एक डिसऑर्डर के रूप में व्यक्ति को इतना परेशान करता है कि वो हर समय नर्वस रहेगा, हर समय चिंतित रहेगा, और बहुत ज़्यादा डर और चिंता उनके मन में हमेशा भरा हुआ रहेगा, तो वैसी स्थिति में वो एक एंजाइटी का रूप ले लेता है और डिसऑर्डर का रूप ले लेता है। एंजाइटी डिसऑर्डर इज़ अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर characterized by feeling of worry, anxiety or fear that are strong enough to interfere with one's डेली एक्टिविटीज़। मतलब कि एंजाइटी डिसऑर्डर एक सामान्य चिंता की बात नहीं होती है, चिंता से अलग होता है, और वो एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम या मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो जाता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वरीज होता है, बहुत वरी करता है व्यक्ति, बहुत ज़्यादा चिंतित होता है, और फियर, किसी न किसी प्रकार का डर उनके मन में हमेशा बना हुआ रहता है, और इतना स्ट्रांग होता है ये डर और ये चिंता कि वो उनके डेली एक्टिविटीज़ को भी प्रभावित करता है। अब आइए हम लोग टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर पढ़ते हैं। कुल मिलाकर इसमें ब्रॉडली हम कहें तो 5 तरह के एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं। एक होता है जनरलाइज्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, एक होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एक होता है पैनिक डिसऑर्डर, फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, फिर सोशल फोबिया और सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर। आइए एक एक करके हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर। Generalized anxiety disorder, or GAD, is an anxiety disorder characterized by chronic anxiety, exaggerated worry and tension, even when there is little or nothing to provoke it. मतलब कि ये एक तरह का जनरलाइज्ड यानी कि एक कॉमन तरीके का एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, जहाँ पर क्रॉनिक एंजाइटी यानी कि बहुत दिनों से, बहुत लंबी चिरायु जिसको हम कह सकते हैं, वो तरह का क्रॉनिक एंजाइटी होता है, चिंता होता है। एग्जैजरेटेड वरी, इसका मतलब है कि चिंता हम लोग सभी करते हैं, वरी हम लोग सबको ही करते हैं, एक नॉर्मल फिनोमेना है, परंतु बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के चिंता होना और टेंशन लेना, किसी जिसमें नहीं भी लेने से काम चल सकता था वो भी टेंशन लेना, इवन व्हेन देयर इज़ लिटिल और नथिंग टू प्रोवोक इट। और इसमें क्या होता है कि कभी कोई थोड़ी सी चिंता की आवश्यकता होती है या कभी कभी नहीं भी होती है। वैसे स्थिति में ये जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, वो व्यक्ति के मन को, उसके शरीर को बुरी तरह से प्रभावित करता है, और वो जनरली वो एक एंजाइटी का पेशेंट बन जाता है। मतलब ये है इसका कि व्यक्ति जिस बारे में सोचता है, इतना अत्यधिक सोचता है, इतना अत्यधिक चिंतित रहता है कि उसके डेली लाइफ, उसका पर्सनल रिलेशनशिप, सब कुछ उसमें प्रभावित हो जाता है, और व्यक्ति हमेशा चिंतित ही रहता है, और उसको नेगेटिव साइड में वो चिंता उसका जाता है, और इस तरह से उसको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होता है। सोशली वो लोग कट ऑफ हो जाते हैं, एक तरह से सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाना चाहते हैं,
अपने परिवार वालों से भी दूर रहते हैं, क्योंकि परिवार वाले भी उनसे परेशान हो जाते हैं उनकी बेतुके चिंता के चलते और वरी के चलते और एंजाइटी के चलते। इस तरह से उनको, ऐसे रोगियों को भी हम कह सकते हैं कि वो मानसिक रूप से, वो हालांकि ये न्यूरोटिक डिसऑर्डर है लेकिन फिर भी इसको हम लोग को ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है ऐसे रोगियों को। नेक्स्ट, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये भी एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर है जो कि चिंता से ही जन्म लेता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको ओसीडी भी कहते हैं, इज एन एंजाइटी डिसऑर्डर एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिकरेंट अनवांटेड थॉट्स, ऑब्सेशन जिसको कहते हैं, अनवांटेड थॉट्स आना बार बार मन में, एंड और रिपीटेटिव बिहेवियर्स, जो कि बार बार हम वो बिहेवियर करने की कोशिश करते हैं। रिपीटेटिव बिहेवियर सच एज हैंड वॉशिंग, काउंटिंग, चेकिंग और क्लीनिंग are often performed with the hope of preventing obsessive thoughts or making them go away. Performing these so-called rituals, however, provides only temporary relief and not performing them markedly increases anxiety. इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये दो शब्द है जो कि इम्पॉर्टेंट है समझना। ऑब्सेसिव यानी कि बार बार किसी विचार का मन में आना, और कंपल्सिव आइडिया होता है उस विचार को जो आ रहा है मन में उसी के अनुसार काम करना। तो नतीजा ये होता है, और ये जितने भी ऑब्सेसिव आइडियाज़ होते हैं वो रिकरेंट होते हैं, बार बार, हमेशा, कंटिन्यूअस वो आते रहते हैं और वो अनवांटेड होते हैं। व्यक्ति जानता है कि जो मेरे अंदर ये आइडियाज़ आ रहा है वो गलत हो रहा है या फिर कहीं ना कहीं हमें डैमेज कर रहा है, और ये रिपीटेटिव बिहेवियर्स जब हम करते हैं तो उसको कंपल्शन बोलते हैं। तो रिपीटेटिव बिहेवियर सच एज हैंड वॉशिंग, जैसे कि हम लोग हाथ धोना है या काउंट करना है, या किसी चीज़ को, समझ लीजिए डोर चेक कर रहे हैं बंद है कि नहीं, या गैस, अगर गैस के चूल्हा ऑन किए हुए हैं तो गैस बंद है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी अगर हम लोग आयरन कर रहे हैं तो आयरन बंद किए हैं कि नहीं, यानी स्विचेस का बंद करना, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आए दिन हम लोग घर में करते हैं। परंतु क्लीनिंग करना, जैसे कहीं हम लोग साफ़ कर दिए फिर दोबारा अगर क्लीन, तो एक बार साफ़ करना, दो बार करना इज़ नॉर्मल। हाथ धोना एक बार दो बार नॉर्मल। काउंटिंग भी अगर एक बार हम लोग करते हैं रीचेक करने के लिए, दो बार भी काउंट कर लेते हैं, सब नॉर्मल है। परंतु यदि उसी काम को हम लोग 20 बार 50 बार करेंगे और उनके चलते हमारे सारे अन्य कार्य बाधित होंगे, तो ये एक ऑब्सेसिव और कंपल्सिव डिसऑर्डर का रूप धारण कर लेता है। तो ये चीज़ हम लोग बार बार ये काम किया जाता है, वो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, और उससे क्या होता है कि जो एक्टिविटी यानी कि जो कंपल्सिव जो हम लोग बिहेवियर शो करते हैं, उससे क्या होता है कि उन लोग का ये जजमेंट उन लोग देते हैं, या ये इस तरह से जस्टिफाई करते हैं उन लोग कि जो ऑब्सेसिव आइडियाज़ है वो ऑब्सेसिव आइडियाज़ हमारा इससे दूर हो जाएगा, हम लोग इससे बच सकते हैं। तो ये सब जितनी बातें होती हैं, इसको कुछ समय के लिए टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है, लेकिन वो एंजाइटी हमेशा कॉज करता है, और हमेशा वो व्यक्ति कुछ न कुछ, किसी न किसी चिंता में ग्रसित होता है। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण डर होता है, डर, एंजाइटी। यदि आप कोई ऐसा काम किए हैं जो कि गलत है, आपके नज़र में भी गलत है और समाज की नज़र में भी गलत है, परंतु आपने किया, वो काम कर लिया, उसके बाद उसके बारे में किसी की को जानकारी नहीं है, कोई जानता नहीं कि आपसे ये भूल हुई है, आपसे ये अपराध हुआ है, तो अंदर ही अंदर आप गिल्ट फीलिंग के शिकार हो जाते हैं, आपके अंदर गिल्ट फीलिंग आ जाता है, और इस गिल्ट फीलिंग, और ये भी आपको डर हमेशा बना रहता है कहीं कोई ये जान न ले कि हमने ये गलत किया है। तो इस तरह से ये डर, भय, चिंता और गिल्ट फीलिंग, ये सब मिल के ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को जन्म देता है। पैनिक डिसऑर्डर, पैनिक शब्द से ही है कि हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाना, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाना, घबरा जाना, ये पैनिक होता है। यानी कि जब जहाँ नहीं भी पैनिक होना चाहिए वहाँ हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। जो पेशेंट, जो व्यक्ति इसमें इस तरह का डिसऑर्डर होता है उसको पैनिक डिसऑर्डर पेशेंट कहते हैं। Panic disorder is an anxiety disorder and is characterized by unexpected and repeated episodes of intense fear, accompanied by physical symptoms, and that may include chest pain, heart palpitations, shortness of breath, dizziness और abdominal distress। तो इतने सारे चीज़ किस लिए होता है? घबराहट से। हम सोचते हैं कि हम घबरा गए तो हमारा हार्ट बीट खाली बढ़ गया और हमें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई हमारे सिस्टम्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हम इमोशनल होते हैं, जब हम किसी भी तरह का इमोशन हमारे अंदर जब जागृत होता है, और जब ज़्यादा वो एक्टिव हो जाता है इमोशन, तो हमारे अंदर बॉडीली चेंजेस आते हैं। ये बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इसको अपने अपने अध्ययन से प्रूव किया है,
और ये बॉडली चेंजेस जो होते हैं, वो चेंजेस क्या होता है, हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं, हार्ट है, लंग्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सारे प्रभावित होते हैं। तो ये जब सारे हमारे सिस्टम्स प्रभावित होते हैं, इसका मतलब है कि इमोशन एक मेंटल स्टेट होता है, परंतु उसका प्रभाव हम फिज़िकल लेवल पर भी देखते हैं। यानी फिज़िकल और मेंटल ये दोनों एक दूसरे से तार के समान जुड़े हुए हैं और इसमें एक दूसरे के वो लोग पूरक होते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसीलिए ये पैनिक डिसऑर्डर भी जब कोई व्यक्ति को होता है, जब पैनिक जब हो जाता है किसी भी कारण से, किसी भी प्रॉब्लम को लेके, या प्रॉब्लम नहीं भी होता है तो भी वो व्यक्ति, किसी किसी का कैरेक्टरिस्टिक होता है, किसी किसी की विशेषता होती है कि छोटे छोटे बातों में बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करना। तो ये हर लोगों में ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति ऐसे होते हैं उनको निश्चित रूप से पैनिक डिसऑर्डर पेशेंट कहा जाता है और उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, क्योंकि हमेशा वो डरे रहते हैं, हमेशा वो छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं और उसमें तरह तरह के फिज़िकल सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि यहाँ बताया गया है, चेस्ट पेन होता है, हार्ट बहुत तेज़ी से धड़कना शुरू हो जाता है, कभी कभी हार्ट अटैक भी हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, चक्कर आने लगते हैं, डिजीनेस होता है और एब्डोमिनल पेट में भी डिस्ट्रेस होने लगता है, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम भी उसमें प्रभावित हो जाता है। तो ये इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं सिर्फ एक पैनिक के चलते। तो इस तरह का जो पैनिक डिसऑर्डर पेशेंट होते हैं उनमें ये सब चीज़ देखी जाती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर ये एक अलग तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर है, जिसको कि हम देखते हैं कि पोस्ट ट्रॉमेटिक, ट्रॉमेटिक वो होता है जो कि किसी भी तरह का ट्रॉमा या आघात पहुंचता है, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो। और पोस्ट ट्रॉमेटिक का मतलब होता है कि जब उस आघात, चाहे वो मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, उस आघात के होने पर कुछ समय के बाद, जैसे समझ लीजिए 3 महीना, 6 महीना, 1 साल के बाद भी इस तरह का जब स्ट्रेस अगर कोई व्यक्ति याद करता है उस ट्रॉमा को, और उस याद के चलते उसको स्ट्रेस होने लगता है और स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको डिसऑर्डर का रूप ले लेता है, तो उसको कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसको शॉर्ट में पीटीएसडी भी कहा जाता है। Post traumatic stress disorder (PTSD) is an anxiety disorder that can develop after exposure to a terrifying event or ordeal in which grave physical harm occurred or was threatened. Traumatic events that may trigger PTSD include violent personal assaults, natural or human caused disasters, accidents और military combat। यानी कि बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसमें फ़िज़िकल और मेंटल दोनों हो सकता है। समझ लीजिए फ़िज़िकली कोई आपको हार्म किया, किसी भी तरह से कोई थ्रेटनिंग दिया, जान मारने का ये किया, आपको किडनैपिंग का आपको थ्रेटनिंग देता है, या कुछ भी अगर फ़िज़िकली आपको कोई हार्म करता है, आपको असॉल्ट करता है, या आपको किसी तरह का अगर कोई रेप केस होता है या किसी तरह का अबडक्शन का केस होता है, किसी भी तरह का जो भी जो ट्रॉमा कॉज़ किया आपके मन में, जिसके चलते आप बहुत परेशान हो गए, मेंटली बिल्कुल आप ट्रॉमेटिक कंडीशन हो गया आपका, मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गए। तो वैसा अगर कोई इवेंट अगर आपको बाद में भी याद आता है, जो कि टेरिफाइंग इवेंट जिसको कहते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा टेरिफाई कर देता है, आपको चिंतित, डरा देता है, वो जब याद आता है आपको बाद में, तो आप उसके चलते स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। और स्ट्रेस्ड होने के बाद आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, बार बार उसको याद करते हैं, और वो ऐसी बातें होती हैं जो कभी कोई व्यक्ति भूलता नहीं है। तो ये पीटीएसडी में ये देखा गया है कि बचपन में अगर किसी तरह का कोई ऐसा ट्रॉमेटिक इफ़ेक्ट होता है बच्चे के साथ, अगर चाइल्ड अब्यूज़ होता है, सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, किसी तरह का कि कोई वायलेंट अटैक्स होता है, या वो पर्सनल असॉल्ट्स होता है, तो या कोई ह्यूमन कॉज डिज़ास्टर्स, जैसे कि हमने बतलाया अभी तुरंत, बलात्कार है, किडनैपिंग है, मारपीट है, किसी भी तरह से जिसके चलते, जिसका छाप आपके मस्तिष्क में इतना गहरा है कि वो आप भूल नहीं सकते। कोई एक्सीडेंट हो सकता है, उस एक्सीडेंट में आपने किसी नियर एंड डियर वंस को खो दिया है, वो एक्सीडेंट का दृश्य वो जब आपके दिमाग में आता है तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते रहते कंटिन्यूअस अगर आप रहेंगे तो वो डिसऑर्डर का रूप धारण कर लेता है। तो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक होता है, जब ट्रॉमा बीते कुछ समय बीत जाता है, हो सकता है 1 हफ्ता बाद भी हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्रॉमा, जैसे कभी कोई लेडी है उसके साथ अगर प्रेगनेंसी है, अगर वो एबॉर्शन हो जाता है, या किसी तरह का कोई बच्चा वो लूज़ कर दे जाती है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डिलीवरी, तो वो माँ के मन में बहुत बड़ा आघात पहुँचता है कि उसने अपने बच्चे को खो दिया। वैसे स्थिति में उसको एक बाद में भी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस
होता रहता है, जो कि कभी-कभी जाकर, हर किसी को तो नहीं, पर कभी-कभी किसी-किसी को जाकर डिसऑर्डर का रूप धारण कर लेता है। नेक्स्ट है सोशल फ़ोबिया, या फिर हम कह सकते हैं सोशल एंग्जायटी फ़ोबिया। इसको क्या है ये हम आइए देखें। फ़ोबिया का मतलब डर होता है। किसी भी तरह के डर को हम फ़ोबिया कहते हैं, चाहे वो पानी से हो, चाहे वो आग से हो, चाहे वो ऊँचाई से हो, चाहे वो जिस चीज़ से हो, उसको हम फ़ोबिया कहते हैं। सोशल फ़ोबिया और सोशल एंग्जायटी डिसऑर्डर इज़ एन एंग्जायटी डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ओवरवेलमिंग एंग्जायटी एंड एक्सेसिव सेल्फ कॉन्शियसनेस इन एवरीडे सोशल situations. Social phobia can be limited to only one type of situation, such as fear of speaking in formal or informal situations, or eating or drinking in front of others, or in its most severe form may be so broad that a person experiences symptoms almost any time they are around other people. देखिए, तो इसमें बहुत सारी बातें हैं। कभी-कभी क्या होता है कि लोग को खाने और पीने में भी शर्म आती है दूसरों के सामने। कभी-कभी कुछ बोलने में लोग हिचकते हैं, चाहे वो फॉर्मल गैदरिंग हो, चाहे इनफॉर्मल गैदरिंग हो, लोग ज़बान ही नहीं खोलते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम कुछ बोलेंगे तो गलत बोल देंगे। तो ये इसके इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। उसका अपब्रिंगिंग कैसा हुआ, उसका पेरेंटिंग कैसा हुआ, उसका सोशलाइज़ेशन कैसा हुआ, उसका फैमिली एटमॉस्फेयर कैसा था। बहुत सारी बातें हैं जो कि इसमें इसका कारण बन सकती हैं। तो ये इसमें नतीजा क्या होता है कि बच्चे बोल नहीं पाते हैं, समाज में जहाँ बाहर जाते हैं, चाहे वो किसी तरह का गैदरिंग हो, वहाँ वो बोल नहीं पाते हैं, क्योंकि हमेशा उसके अंदर एक इन्फीरियॉरिटी की फीलिंग आती है, उसके अंदर एक डर का फीलिंग होता है कि हम कुछ भी बोलेंगे तो गलत बोलेंगे। खाने में भी डरते हैं लोग, ड्रिंकिंग, कोई पानी पीना, कुछ भी, तो उसमें भी लोग डरते हैं किसी के सामने खाने-पीने से। तो ये सब छोटी-छोटी बातें हैं, परंतु ये जब सीवियर हो जाता है, जब सीवियर फॉर्म होता है, तो व्यक्ति इतना ज़्यादा उसको दूसरों के सामने जाने में डर लगता है कि वो बिल्कुल ही समाज से कट जाते हैं। और कभी भी, हर समय, जब आस-पास कुछ लोग होते हैं तो उन आस-पास लोगों से वो लोग डरते हैं, और उनके पास कोई भी ना बोल पाते हैं, ना खा पाते हैं, ना किसी तरह का बिहेव अच्छा कर पाते हैं। तो ये हम जब ये एक्सीड कर जाता है काफ़ी एक्सट्रीम केस में, सीवियर केस में, व्यक्ति अपने आप को समाज से डरा हुआ महसूस करता है। उसको लगता है कि हम अपने घर में ही सीमित हैं, घर में ही सीमित रहें, घर के लोगों के बीच ही रहें, बाहर नहीं जाएँ। तो इस तरह से उनको सोशल फ़ोबिया डेवलप कर जाता है। इस सोशल फ़ोबिया को दूर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि व्यक्ति कभी भी अपने घर में बिल्कुल सीमित होके नहीं जीवित रह सकता। वो उसका समाज है, उसका बाहरी दुनिया है, जहाँ पर लोग काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो अगर व्यक्ति सोसाइटी से ही अगर सोशल बॉयकॉट कर लेता है, अपने आप को सोसाइटी में नहीं रहना चाहता है, तो वैसी स्थिति में बच्चे जो हैं वो इस तरह का फ़ोबिया डेवलप कर जाता है, जो कि बहुत ही घातक हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे टाइप्स ऑफ एंग्जायटी डिसऑर्डर्स हैं, जिसको एक-एक करके हमने समझाया, और सारे का साइकोथेरेपी के द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। इनको जितने भी हैं, इनको काउंसलिंग करके, इनको साइकोथेरेपी करके, साइकोथेरेपी में बहुत सारे ऐसे हैं, साइकोएनालिटिक थेरेपी है, फ्री एसोसिएशन मेथड है, नॉन डायरेक्टिव थेरेपी है, ग्रुप थेरेपी है, या अन्य जिस तरह के रोगी होते हैं, जिस तरह का रोग होता है, वैसे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और उन्हें ठीक करते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको किसी तरह का कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मैसेज बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे। धन्यवाद।